अब जोशीमठ की त्रासदी से कई सबक मिलते हैं। एक सबक यह है कि ऐसी पहाड़ी ढलानों पर निर्माण उतना ही किया जाए जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। मतलब अगर कोई जरा सा वजन ले सकती है, 5 किलो वजन ले सकती है, तो उस पर आप 50 किलो नहीं डाल सकते। इसे कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, यानी बोझ ढोने की क्षमता। मैं अभी स्वागत करना चाहता हूं सुशील बहुगुणा जी का, जो हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में भी हैं। सुशील जी, ये जो इलाका है, ये आपने पहले भी इसका जिक्र किया था जब हमने तमाम कार्यक्रम किए। भूकंप के हिसाब से ये कितना संवेदनशील है? शुक्रिया संकेत। असल में इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा तो दो तरीके से। एक तो जमीन के ऊपर क्या गतिविधियां हो रही हैं और जमीन के अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं। हमने पहले भी दिखाया कि हिमालय का पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन 5 में आता है, जहां जमीन के अंदर काफी हलचल है। आप यहां देख रहे हैं, ये सेंट्रल साइज्मिक गैप है और यहां कभी भी बड़े भूकंप की शक्ल में कोई भूकंप सामने आ सकता है। और उत्तराखंड हिमालय का जो इलाका है, इसको खास तौर पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा बड़े भूकंप की आशंका है, क्योंकि बीते 400-500 साल में 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप वहां नहीं आया। इसीलिए इसे सेंट्रल साइज्मिक गैप कहते हैं। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, नेपाल, बिहार, असम, इन सभी जगहों पर हिमालयन आर्क में भूकंप आ चुके हैं। सिर्फ इसी जगह पर सेंट्रल साइज्मिक गैप जहां है, वहां भूकंप नहीं आया। कांगड़ा में 1905, बिहार में 1934, शिलोंग में 1897, असम में 1950, ये सब भूकंप आ चुके हैं। ये बीच की जगह है जो बची हुई है। तो यहां जो है इसलिए ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम कुछ बनाते हैं तो ऐसा बनाएं कि भूकंप में वो गिरे नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भूकंप किसी को नहीं मारता, लोग मकानों के नीचे दबने से मरते हैं। और ये भूकंप कब आएगा हमें नहीं पता, आ जाएगा 100 साल बाद आएगा, लेकिन हमें इसके हिसाब से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जमीन के अंदर काफी ऊर्जा है यहां पर, जो किसी बड़े भूकंप की शक्ल में बाहर निकलने को बेताब है। कब होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जो कुछ करें उसे ध्यान में रखते हुए करें जो जमीन के अंदर हलचल है। जी बिल्कुल। मैं आपसे सुशील जी ये भी जानना चाहता था कि हिमालय के जो कई इलाके हैं वो ढलानों पर गांव बसे हुए हैं। ये भी निर्माण किस तरीके से हो, कैसा हो, निर्माण ज्यादा तो नहीं हो गया है, इन सब चीजों को लेकर के भी काफी बातचीत रहती है। जी, ये रहती है। और जंगलों में भी अंधाधुंध कटाई हुई है, सड़कों का निर्माण बहुत ज्यादा हो गया है। और मैं आपको एक ताजा तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं संकेत। सैटेलाइट से हमको आज ही मिली है, जो बता रही है कि ये पूरा का पूरा इलाका किस तरह से धंस रहा है, जोशीमठ और उसके आसपास का। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून की तस्वीरें हैं। आप इसमें देखेंगे जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके को मैप किया हुआ है। जहां रेड है, ये सभी वो इलाके हैं जहां पर एक तरीके से ढलानों पर गतिविधियां ज्यादा है या धंसाव ज्यादा है। 2 साल के सैटेलाइट डेटा का अध्ययन है जो आप यहां पर देख रहे हैं। और लगातार जमीन के अंदर जो घर्षण होता है, उससे तरंगें जो पैदा होती हैं, उनका ये अध्ययन होता है, जिसको इंटरफेरोमेट्री भी कहते हैं। और इससे ये पूरी मैपिंग की गई है। आप देख सकते हैं जहां भी आपको रेड डॉट मिल रहे हैं, वो जगह वो है जहां पर एक तरह से धंसाव को मापा गया है। और इस तकनीक से पता लगा है कि जोशीमठ में करीब 5.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से जमीन धंस रही है, जो बहुत ज्यादा है। और ऊपर से आप टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी जमीन के अंदर की हलचल भी समझ रहे हैं, तो ऊपर भी गतिविधि है। ये ढलान कुदरती वजहों से भी हो रही है। ये ढलान में जो धंसाव है कुदरती वजहों से भी है, और जमीन के अंदर भी कुदरती वजहों से एक तरह की हलचल है। ऊपर से जो मानवीय गतिविधियां हैं वो घातक हो सकती हैं इस स्थिति में। बता रहे हैं, जरा फुल फ्रेम जाएं इन ग्राफिक्स पर। फुल फ्रेम, ये जो तस्वीर अभी दिखा रहे थे सुशील बहुगुणा जी, ये वो पहाड़ हैं और ये इसरो के सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें हैं। और इसमें अगर पता नहीं आप देख पा रहे होंगे या नहीं, लाल लाल जो आपको डॉट दिख रहे हैं, बहुगुणा जी का यह बताना है कि वो डॉट है जहां पर जमीन धसक रही है। तो यानी कि जगहें मार्क हो गई हैं, हमें पता है कि ये कहां हो रहा है। और ये सिर्फ जोशीमठ में ही नहीं, उस पूरे इलाके में कई जगह ये हो रहा है, ये धंसाव देखने को मिल रहा है डॉट्स के माध्यम से। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के माध्यम से तस्वीरें हम तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की पहुंची हैं। जी सुशील जी, उत्तराखंड के और कौन से इलाके हैं जहां जमीन धंस रही है? देखिए, इससे जुड़ी रिसर्च पिछले कई साल से भूवैज्ञानिक और भूकंप से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो कर रहे हैं। और रिहाइश से जुड़ी
जितनी भी पहाड़ी ढलानें हैं वहां पर कई जगहों पर कुदरती तौर पर ढलान अनस्टेबल यानी अस्थिर है, यानी ढलान में किसी तरह का मूवमेंट दिखता है जो कुदरती है और वो ग्रेविटी की वजह से भी होता है। इस पर भी डिपेंड करता है कि वो ग्रेडियंट जो है वो कितना स्टीप है, यानी ढाल कितनी ज्यादा है। जैसे आप जोशीमठ में ही देखेंगे तो ऊपर औली की तरफ स्थिर है ढलान, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हैं जोशीमठ की तरफ ढलान अस्थिर होती जाती है। ऐसी एक और जगह है भटवाड़ी उत्तरकाशी का, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। यहां भी चट्टानों और मिट्टी की जो रचना और बनावट है वो कुछ इस तरह की है कि यहां पर रॉक्स और जो सॉयल है, मिट्टी, वो लूज हो रही है और उसकी वजह से यहां पर अस्थिरता दिख रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भटवाड़ी की हैं और यहां भी मकानों में दरार मापी गई हैं। एक भूकंप वैज्ञानिक हैं काफी मशहूर, डॉक्टर विनीत गहलोत और राजीव यादव, इनकी टीम ने देश में ऐसे कई इलाकों में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाकर ये मापने की कोशिश की है कि वहां ढलानों में कैसा मूवमेंट है, यानी वो नीचे की ओर किस गति से खिसक रही हैं या दरक रही हैं। ऊपर हमने देखा कि सैटेलाइट से भी ये चीज मापी जा रही है और नीचे जमीन पर जीपीएस लगा के भी। और इन इलाकों में भारी बरसात और पानी के बहने के रास्तों से छेड़छाड़ भी कई बार ढलानों की अस्थिरता को बढ़ाने में भूमिका निभाती है। जोशीमठ के अलावा आपको दिखाते हैं भटवाड़ी है, रैथल है, अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी में ये इलाके हैं। भटवाड़ी, रैथल, गुप्तकाशी का फाटा, ये सब वो इलाके हैं जहां ढलानें अस्थिर हैं और जहां पर जीपीएस लगाकर मूवमेंट मिला है, यानी ढलानें अपनी जगह से दूसरी जगह मतलब हल्की सी हिली हैं, जो बताता है कि वहां जमीन अस्थिर है, इसलिए वहां और संभल कर रहना होगा। और इन इलाकों में मूवमेंट के कारण कई जगह पर मिट्टी बैठ रही है, जिसे हम सब्सिडेंस बोल रहे हैं अंग्रेजी में। और उत्तराखंड में कई और इलाके हैं जहां वैज्ञानिक रिसर्च अभी चल रही है। देश के कई और इलाकों में भी इस तरह की रिसर्च चल रही है जहां जीपीएस लगाकर ढलानों की अस्थिरता को मापा जा रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर संकेत आज मैंने बात की जाने माने भूकंप वैज्ञानिक और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर विनीत गहलोत से। ये जो पूरा इलाका है जहां जोशीमठ भी आता है, जहां और भी कई इलाके जिनकी हम बात कर रहे हैं जहां स्थितियां आगे खराब हो सकती हैं, ये इसे लेकर इतनी चिंता क्यों है? यहां जमीन के अंदर आखिर ऐसी क्या गतिविधि हो रही है कि हमें सचेत रहना चाहिए? देखिए, जो जमीन का खिसकना उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जो हम, जैसे आपने बताया कि अर्थक्वेक आते हैं, ये भूकंप आते हैं, तो वो प्रक्रिया है जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, जिसके तहत जमीन खिसकती है। वो एक बहुत ही नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि नॉर्मल अगर कहता तो उसकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आते, लेकिन वो ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। और वो उसके बारे में मालूम है कि कौन सी जमीन कहाँ खिसक रही है। लेकिन उसके अलावा एक और जो चीज है जिसको कि हम स्लोप डिस्टेबलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो पहाड़ हैं उनके जो स्लोप्स हैं वो डिस्टेबलाइज होते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो तो तब लैंडस्लाइड आती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्लोप हैं जो कि धीरे धीरे करके खिसकते रहते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चल जाते हैं। उसकी कई अपने वैज्ञानिक कारण हैं जिसकी वजह से वो स्लोप जो है वो डिस्टेबलाइज होते हैं, जिसकी वजह से स्लोप जो है वो मूव करते हैं। अफसोस ये है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि जोशीमठ जैसी शहर या गांव बसे हुए हैं, तो वहां पे जब इस तरह की हरकत कोई घटना होती है तब हम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ये विनीत जी, मैं अगर कहूं कि आम आदमी कैसे समझे ये पूरा इलाका नीचे इतना अस्थिर क्यों है? अगर हम पहले नीचे जमीन के अंदर की गतिविधियों की बात करें, यहां पर इस तरह का निर्माण है, लेकिन नीचे आखिर में क्या हो रहा है, ये अगर आप सरल भाषा में लोगों को समझा पाए। देखिए, ये जो प्रक्रिया है इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई रोल नहीं है। इसमें जो जगह खिसक रही है, या उसका जहां जिस जगह से खिसक रही है, वो कोई जरूरी नहीं कि बहुत डीप हो। वो हो सकता है 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर की गहराई पे आपको वो जगह मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो डीप प्रोसेसेस हैं अर्थक्वेक, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, उससे इसका लेना देना नहीं है। ये तो एकदम ही एक जिसे कहते हैं ना कि भाई बैलेंस वाली बात है कि एक स्लोप है, उस पर कोई चीज भारी चीज रखी है, तो उसके एक स्वाभाविक बात है कि वो नीचे आने की कोशिश करेगी। अब उस पर डिपेंड करेगा कि वो रॉक जो है वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितना उसको होल्ड कर सकती हैं। क्या ऐसी जगह है, दरारें हैं जहां के थ्रू पानी घुस जाता है? क्या ऐसा है कि हमने उसकी जो तलहटी है उसको काट दिया है कि नहीं,
जो है, जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो मैन मेड, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से वो डिस्टेबलाइज हो गई है। तो वो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लोकल लेवल पे होता है और बहुत शैलो प्रोसेस होता है। ये इसमें कोई डीप अर्थ का स्ट्रक्चर, डीप अर्थ के प्रोसेस कोई उसका कोई मायने नहीं होता इसमें। अगर हम भूकंप के लिहाज से सोचें, ये जोन 5 का इलाका है, तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ इस तरह के जो बेतहाशा निर्माण हैं, अंधाधुंध निर्माण हैं, वो नहीं किए जाने चाहिए। ये भी एक इसका पक्ष है। बिल्कुल सही बात है। जो जिस तरह से निर्माण होता है हमारे गढ़वाल कुमाऊं में या किसी भी पहाड़ी इलाके में, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है जो कि कई सालों से वहां पे विद्यमान है। लेकिन मूलभूत बात यह है कि जो अभी की तारीख में जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें हम लोग बेसिक जो बिल्डिंग कोड है हमारा हिंदुस्तान का, उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। आप साइस्मिक जोन 5 की तो बात छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं वो भी हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है। दूसरा फिर जैसे स्पेशली जोशीमठ वाला इलाका जो है, जहाँ पे कि हमें मालूम है कि वो पूरा जो नीचे वाला पार्ट जो है सिटी का, वो हमें मालूम है कि वो बेसिकली मलबे टाइप की जमीन पे है, वहाँ पे सॉलिड ग्राउंड नहीं है। तो उस इलाके में इस कदर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन करना बड़ा इरेगुलर तरीके से, विदाउट एनी प्रिकॉशन, तो वो एक मुसीबत की समस्या तो है। और कौन कौन से इलाके हैं जहां आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जोशीमठ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, और क्यों? सुशील भाई, जब आपका फोन आया था तो मैंने यही देख रहा था कि हमारे पास आज की तारीख में करीब 150-200 इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ऑल ओवर गढ़वाल कुमाऊं, हिमाचल, लद्दाख और कई जगह लगे हुए हैं। तो मैंने ये देखा कि उनमें से कम अब हम लोग सारे प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारी मशीन ऐसी जगह ना लगे जहां पे कि जोशीमठ जैसी हालात हों, क्योंकि हम लोगों को जो मोशन कैप्चर करना होता है वो प्लेट मोशन कैप्चर करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जो है मशीन जो है जाने अनजाने में ऐसी जगह लगी हुई है जहां पे कि स्लोप फेल कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के लिए फाटा एक जगह है जहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं। वहां पे एक मशीन लगी थी हमारी, वहां पे परेशानी हुई हमें, वो स्लोप फेल कर रहा है, वो स्लोप धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एक दूसरी जगह थी भटवारी के ऊपर, रैथल गांव है, रैथल में एक लगी हुई थी, वहां पे वो नीचे जा रहा है। एक हिमाचल में जहाँ एक जगह है लारी सुंडो, वो इलाका जो है, लारी में अभी देखा मैंने, तो वो वहां पे भी वो नीचे जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारे इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे कि स्लोप नेचुरल तरीके से या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो ये तो एक झलक मात्र है। और इस झलक में अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं और जिनकी जान माल को खतरा है।